हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है। जो त्रिभुज होता है वो तीन भुजाओं का एक बंद आकृति होती है। ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक, देखो अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज। तो पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो जो त्रिभुज होता है वो एक तीन भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और यहाँ तीसरी भुजा हुई। ठीक है। त्रिभुज के अगर हम प्रकार की बात करें, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं जिनमें से पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक। ये जैसे ये 90 डिग्री हुआ। ठीक। ये क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ से ये कोण जो है, यहाँ ये 90 डिग्री का है। ठीक है। इसका मान ए हुआ, इसको बी मान लो, इसको मान लो सी। तो ये कौन सा त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है। मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी कोण 30 या 60 या 45 45, कुछ भी कोण का हो सकता है। वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों। ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जैसे ये कोण इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसको तुम ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है ना, इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 60 का हुआ, ये 60 का हुआ और ये 60 का हुआ। तो 60 60 180 हुआ। ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे समद्विबाहु कह सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों। जैसे ये देखो, ये देखो, ये 5.5 का है, ये 6.1 का है। जैसे ये 6.1 का है। ये भुजा इसके बराबर है लेकिन ये अलग। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक। और जो चौथे प्रकार का त्रिभुज है उसे हम विषम बाहु कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, वो थोड़ा अटपटा टाइप का होता है। तो इसको खुद बनाते हैं। जैसे देखो, ये हुआ एक, ये मान लो, देखो 5.3 सेंटीमीटर का हुआ। ये हुआ 4 4 सेंटीमीटर का और ये हुआ 6 सेंटीमीटर का। तो ये क्या आपस में बराबर हुए? नहीं हुए। ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज होता है।
जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 का है, ये 6 का है। ये तीनों आपस में, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको ए लिख सकते हो, इसको बी लिख सकते हो, इसको सी लिख सकते हो। तो त्रिभुज के इस प्रकार, इस तरह 4 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसको, चौथा प्रकार जो हुआ विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। ठीक। तीसरा प्रकार है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी लिख सकते हो। और यहाँ से ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है ए सी की। ठीक है। और समद्विबाहु का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी ए सी के बराबर है। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक। इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, और ए सी जो है बी सी के बराबर है। मतलब इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के हुए। अब जैसे यहाँ से लिखा है त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये सर्वांग समता क्या होती है पहले इसको जान लेते हैं। ठीक। देखो, ऐसी आकृतियों को कैसी, निसंदेह ये सर्वांग समता आकृति होती है। सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो सर्वांग सम होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। सभी सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, सभी प्रकार से बराबर। ठीक। कैसे, अर्थात अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं, मतलब जिनके समान आकार हैं और जिनके समान माप हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है। देखो, जैसे हम ले लिए ये वर्ग। ठीक। इसको बनाते हैं। देखो, ये इसकी माप कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है, और इसकी देखो ये कितनी, 2.2 है। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हुए। देखो, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये भी 2.2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है। ये हुए सर्वांग सम। अब जैसे ये देखो, की त्रिज्या कितनी है, 1.5। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1.5। ठीक है। ये तो ये लिखा है सभी प्रकार से बराबर। ये देखो, सभी प्रकार से बराबर है, और वे आकृतियां जिनके समान आकार होते हैं, इन दोनों के आकार समान है और इन दोनों के माप भी समान है। ये जो है सर्वांग सम आकृतियां हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया सर्वांग सम का मतलब। ठीक है। जैसे ये सर्वांग समता। ठीक है। जैसे यहाँ से ये देख सकते हो,
ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, आपको ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अधिकांशतः सीपीसीटी का इस प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। तो सीपीसीटी का अर्थ समझ लेते हैं। सीपीसीटी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखो, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम समझाएंगे इस बार कि इसका मतलब क्या होता है। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। तो देखो, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है ये समझो। ये लिखा है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, ठीक है, तो पहले हम सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, देखो, अब यहाँ से समझो, ठीक। क्या लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुजों में। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज में ए, इसको तुम मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो पी क्यू आर, ठीक। सर्वांगसम त्रिभुजों में मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण, ये जो भुजा है इसके बराबर है, ठीक है। और सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये संगत है ना, ये जो है इसके बराबर है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा। समझ में आया? संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब क्या होता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के संगत है, ये बराबर होगा। जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर होगा। जो ए सी है वो पी आर के बराबर होगा। जो कोण ए है कोण पी के बराबर, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर। तो जैसे ये मान लो ये दो दिए हैं, तीसरा निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं सीपीसीटी, क्योंकि संगत सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। इस सीपीसीटी का मतलब ये तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब क्या लिखा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, कि त्रिभुजों के जो सर्वांग समता है उसके लिए कसौटियां क्या क्या। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 4 कसौटियां या नियम पढ़ चुके हैं, आइए इनका पुनराविलोकन करते हैं। पहले देखो कौन कौन से नियम है। सबसे पहले है
यस यस ए सर्वांग समता नियम। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर कोण के बराबर हो तो यहाँ से समझो एस एस ए सर्वांग समता नियम होता क्या है। ठीक है, यस ए यस सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं? तो यस का मतलब होता है साइड, मतलब होता है भुजा, और एंगल होता है मतलब कोण। ठीक है, एंगल मतलब होता है कोण, एंगल मतलब क्या होता है? कोण। तो यहाँ से देखो, ठीक है, तो देखो ये त्रिभुज हुआ और ये त्रिभुज हुआ। ठीक, तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? एस ए एस सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? ए, ये बी, ये सी, ये पी क्यू आर, इसका मतलब ये हुआ कि यस, यानी कि अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, ए का मतलब कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, और यस जो है ये वाला इसके बराबर, मतलब कि ए बी बराबर पी क्यू, ये भुजा हुआ, साइड हुआ ना, और कोण ए बराबर कोण पी, ये कोण हुआ। ठीक है, और ए सी बराबर पी आर, ये क्या हुआ? भुजा हुआ। तो मतलब कि अगर दो भुजाएं ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर इन दोनों आपस में बराबर हो, कोण ए और कोण पी के बराबर हो, तो उसको हम एस ए एस सर्वांग समता नियम कहेंगे। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम। देखो एस ए एस सर्वांग समता नियम समझ में आओ तो ए एस एस का मतलब क्या होता है कि एक एस ए एस का मतलब ए एस एस का मतलब होता है कि एक कोण जो है बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और यस यस का मतलब होता है कि दो भुजाएं पहले बराबर हो, ये, और फिर कोण एक ठो बराबर हो। समझ में आया? ठीक, और ए यस यस का मतलब क्या होता है कि पहले एंगल साइड एंगल, मतलब कि कोण भुजा कोण। ठीक, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, मतलब सीधे तुमको क्रम से लिख देना। पहले ए एस का मतलब पहले तुमको कोण ए बराबर कोण पी कर देना है, फिर ए बी बराबर पी क्यू कर देना है, और फिर कोण बी बराबर कोण क्यू कर देना है। तो एंगल साइड एंगल हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 की तरफ। ठीक है।